नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपकी पसंदीदा फिल्मों के बेहतरीन और दिलचस्प एक्सप्लेनेशन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म अद्भुत को, जिसमें है दमदार कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये कोई साधारण क्राइम थ्रिलर नहीं, इसमें ऐसे ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं जो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमने भक्षक का भी एक्सप्लेनेशन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास एक और शानदार शहर आनंदवन से। जंगल के बीचों बीच एक प्यारा सा घर है जहां रहते हैं डिटेक्टिव गजराज अवस्थी अपनी बीवी और बेटे के साथ। अब ये लोग पुलिस सेरेमनी के लिए तैयार हो रहे थे, जहां डिटेक्टिव साहब को आज इज्जत से नवाजा जाना था। वो लोग इवेंट में पहुंचते हैं, मगर डिटेक्टिव साहब बाहर सिगरेट सुलगा रहे थे। तभी उनसे मिलने एक आदमी आता है और दोनों में बातचीत शुरू होती है। वो आदमी कहता है, यार ये केस सॉल्व करने में तुझे बड़ा वक्त लग गया, मैं तो पहले ही बोल दिया था। खूनी कौन है? डिटेक्टिव उसे नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है। वहाँ उसका अवार्ड से सम्मान होता है क्योंकि उसने एक डबल मर्डर केस में पुलिस डिपार्टमेंट की बढ़िया मदद की थी। जैसे ही वो स्पीच देकर निकलने लगता है, एक रिपोर्टर उससे पूछती है, आपके पिता भी डिटेक्टिव थे, आप भी हैं, तो क्या आपके बेटे का भी यही रास्ता होगा? इस पर लोग हंसने लगते हैं और डिटेक्टिव हंसकर कहता है, उम्मीद है ऐसा ना हो। फिर वो बताता है कि उसकी माँ का निधन बहुत छोटी उम्र में हो गया था और अपने पिता के साथ रहकर उसने भी जासूसी का हुनर सीखा। इतने में एक और रिपोर्टर खड़ा होकर पूछता है, आपने ढेरों केस सॉल्व किए होंगे, लेकिन कोई ऐसा केस है जो कभी हल नहीं हो पाया हो, जो आपके हाथ से निकल गया हो? ये सुनकर डिटेक्टिव थोड़ा नर्वस होने लगता है। तभी अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं। डिटेक्टिव कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हर केस के पीछे कोई न कोई लॉजिक जरूर होती है। मैं हर केस को सॉल्व करने का दावा तो नहीं करता, पर हाँ, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। फिर उसे अपने पुराने केसेस के फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो एक ऐसा केस याद करता है जो बहुत भयानक था। कहानी अब 5 साल पहले जाती है, जहाँ एक कपल है श्रुति और आदित्य, जो नए घर में शिफ्ट हुए थे। दोनों डॉक्टर थे, लेकिन आदित्य खुश नहीं था क्योंकि ये जगह शहर से काफी दूर थी, जबकि श्रुति को ये जगह बेहद पसंद आ रही थी। आदित्य कहता है कि उसने खाना ऑर्डर कर दिया है और श्रुति आदित्य का मूड देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है। श्रुति देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, जो कि अजीब था क्योंकि उन्होंने तो दरवाजा बंद किया था। इसके बाद आदित्य सोने चला जाता है, जिससे श्रुति थोड़ी उदास हो जाती है। अगली सुबह क्रिसमस ईव थी, मगर आदित्य को फिर भी हॉस्पिटल जाना था। वो हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर था और बीमारियां दिन देखकर तो नहीं आती। जाने से पहले आदित्य श्रुति को एक इंजेक्शन देता है और अपने काम पर निकल जाता है। कुछ देर बाद श्रुति किचन में काम कर रही थी, तभी आदित्य का फोन आता है। वो चेक करता है कि श्रुति ने दवाई लिया नहीं और श्रुति कहती है कि उसने ले ली है। रात को श्रुति चाहती थी कि आदित्य उसे डिनर पर लेकर जाए, लेकिन आदित्य बिना कुछ सुने फोन रख देता है। तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और किचन में रखा मिक्सर अपने आप चालू हो जाता है। श्रुति घबरा जाती है क्योंकि मिक्सर तो बंद था, फिर भी वो चल रहा था। वो जल्दी से मेन स्विच बंद करती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मिक्सर फिर भी चल रहा था। अचानक मिक्सर का कंटेनर हवा में उठकर श्रुति की तरफ खींचा चला जाता है और जोर से दीवार से टकरा जाता है, जिससे दीवार पर एक क्रॉस का निशान बन जाता है। ये सब देखकर श्रुति बुरी तरह डर जाती है। वो और आदित्य आखिरकार फैसला करते हैं कि उन्हें डिटेक्टिव अवस्थी से मदद लेनी चाहिए। जब डिटेक्टिव आता है तो सबसे पहले वह पूछता है, आमतौर पर लोग ऐसी स्थिति में पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन तुमने एक डिटेक्टिव को क्यों बुलाया? वो उनकी आवाज में साफ साफ घबराहट महसूस कर रहा था। श्रुति कहती है, हम पर कोई हमला कर रहा है। डिटेक्टिव शांत रहते हुए जवाब देता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन श्रुति ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अजीब है, इससे पुलिस मदद नहीं कर पाएगी। फिर वो बताने लगती है कि उस दिन जब वो किचन में थी और कुछ मिनट के लिए बाहर गई थी, वापस आने पर सारे कैबिनेट्स के दरवाजे खुले हुए थे। वो बताती है कि उसे अजीब अजीब डरावने सपने आते हैं, जिनमें एक शैतानी आत्मा उसे परेशान करती है। एक दिन जब वो और आदित्य अपने नए घर के लिए शॉपिंग करने गए थे, तो लाइट्स की एक दुकान में भी सभी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक भारी झूमर उनके ऊपर गिरने ही वाला था कि दोनों ने दूर कूदकर अपनी जान बचा ली। श्रुति ने डिटेक्टिव से पूछा, आपको क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है? डिटेक्टिव सोचते हुए कहता है, इसके पीछे कोई न कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। वो बताता है, शायद मिक्सर में पावर बचा रह गया होगा, इसलिए वो चलने लगा। इसे फैंटम एनर्जी कहा जाता है। और वो झूमर, वो दुकान तो 64 साल पुरानी है, हो सकता है झूमर कमजोर हो गया हो। हर घटना के पीछे कोई न कोई तर्क होता ही है। तभी श्रुति उसे वो फोटो दिखाती है जिसमें जब झूमर गिरा था तो उसके कुछ क्रिस्टल्स क्रॉस की तरह बने थे, और यही क्रॉस मिक्सर वाले हादसे के बाद दीवार पर भी बना था। अब डिटेक्टिव को भी शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डिटेक्टिव फिर पूछता है, क्या कोई खास दिन था जब ये सब हुआ? श्रुति बताती है, अगले हफ्ते हॉस्पिटल में एक सेमिनार है। डिटेक्टिव कहता है, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, लेकिन अगर उस दिन कुछ और अजीब होता है तो मुझे फौरन बताना। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अपने ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचते ही वो अपने असिस्टेंट सोनू से कहता है, मुझे डॉक्टर श्रुति के घर के 5 किलोमीटर के रेडियस का पूरा मैप चाहिए।
सोनू जल्दी से खुद को बचाने की कोशिश करता है। आज मैं लेट नहीं आया सर, लेकिन डिटेक्टिव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं जानता हूँ तुम लेट आए हो। बाहर तुम्हारी साइकिल सही से पार्क नहीं थी और तुमने चाय बिस्किट खा लिया है। पैर टेबल पर रखकर आराम से गेम खेल रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। सोनू चौंकते हुए कहता है, आपको इतना सब कैसे पता? डिटेक्टिव हंसकर कहता है, जब मैं आया तो तुम्हारे चश्मे के रिफ्लेक्शन में मैंने देख लिया था। डिटेक्टिव फिर अपने काम पर लग जाता है। वो इंटरनेट पर डॉक्टर आदित्य के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है और लाइट वाली दुकान पर भी जाकर वहाँ की हर चीज अच्छे से जांचता है। कुछ दिनों बाद वो आदित्य और श्रुति से मिलता है और बताता है, जो भी हो रहा है वो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक दिन डिटेक्टिव कैफे के बाहर बैठा हुआ था, तभी डिटेक्टिव को वही बूढ़ा आदमी नजर आता है जो उससे पहले भी मिला था। बूढ़ा पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? चेस खेलोगे मेरे साथ? डिटेक्टिव पहले तो मना करता है, मगर जब बूढ़ा आदमी पीछे ही पड़ जाता है तो डिटेक्टिव सिर्फ एक चाल चलता है और एक ही मूव में चेकमेट करके गेम खत्म कर देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव चर्च पहुँचता है। वहाँ जाकर वो दीवार पर बने निशान और क्रिस्टल से बने क्रॉस को देखकर समझ जाता है कि वो चर्च के क्रॉस से मिलता जुलता है। खैर, अब हॉस्पिटल में सेमिनार का दिन आता है। डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट सोनू के साथ वहाँ जाता है। सेमिनार में डॉक्टर आदित्य को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। आदित्य, जो हॉस्पिटल का एमडी है, स्पीच शुरू करता है और बताता है कि हॉस्पिटल में एक नया विंग शुरू होने वाला है। तभी अचानक से लाइट्स ऑन और ऑफ होने लगती हैं, जिससे पूरा सेमिनार हॉल परेशान हो जाता है। जब लाइट्स नॉर्मल होती हैं, तो इधर उधर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे आदित्य का ध्यान भटक जाता है। डिटेक्टिव देखता है कि ऊपर लगा फैन जोर जोर से हिल रहा है और वही आवाज कर रहा है। वो अपने असिस्टेंट सोनू से कहता है, जाकर फैन बंद करो। इस दौरान श्रुति डर के मारे अपने पति आदित्य के पास आकर खड़ी हो जाती है। अचानक वो फैन जो जोर जोर से हिल रहा था पूरी तरह से ढीला हो जाता है और हवा में उड़ते हुए श्रुति और आदित्य की ओर गिरता है। दोनों किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं, मगर फैन दीवार से जा टकराता है, जिससे वहाँ पर फिर से एक क्रॉस का निशान बन जाता है। यह देखकर डिटेक्टिव हैरान रह जाता है। सभी लोग डर के मारे सेमिनार हॉल से भागने लगते हैं। डिटेक्टिव ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब किसने किया। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, लेकिन जब वो बाहर निकलकर उसे ढूंढता है तो वह लड़की गायब हो चुकी होती है। डिटेक्टिव तुरंत सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और कैमरे में वही लड़की नजर आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि जब वो चर्च गया था तब भी उसने इस लड़की को देखा था। वो सोनू से कहता है, जाकर पता करो ये लड़की कौन है। डिटेक्टिव चर्च पहुंचता है और तभी उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि उस लड़की का नाम मैरी मैथ्यू है। डिटेक्टिव सोनू से कहता है, तुम ऑफिस जाओ और उसके बारे में सब कुछ पता करो। कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है। चर्च में डिटेक्टिव फादर से मैरी के बारे में पूछता है। फादर बताते हैं, मैरी एक बहुत ही प्यारी लड़की है। वो आशा फाउंडेशन नाम का एनजीओ चलाती है और हर बुधवार को एक्सीडेंट विक्टिम्स को यहाँ लाती है। इसके बाद डिटेक्टिव अपने ऑफिस लौटता है, जहाँ सोनू भी मैरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाता। उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि मैरी आशा फाउंडेशन में काम करती है और सोशल मीडिया पर भी उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, बस 2 बार उसका जिक्र हुआ है। डिटेक्टिव सोनू को जाने के लिए कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे मैरी अपने सामने खड़ी दिखती है। वह पूछता है, तुम्हारा आदित्य और श्रुति से क्या कनेक्शन है? झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हें सेमिनार में देखा था, मगर असल में वह मैरी वहाँ नहीं थी, ये बस उसका वहम था। फिर डिटेक्टिव सोनू से मिलता है और कहता है, अब तुम्हारा असली टेस्ट है। तुम्हें मैरी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, कहाँ रहती है, क्या करती है। अगर ये नहीं कर पाए तो ये नौकरी छोड़ देना। सोनू चुपचाप मैरी का पीछा करना शुरू करता है। जब वह अपने फाउंडेशन का काम करने जाती है, काम खत्म करते करते रात हो जाती है। अगली सुबह डिटेक्टिव की नजर हॉस्पिटल के बाहर पड़ती है, जहां आकाश उसी सेमिनार वाली लड़की से हंसी मजाक कर रहा था। डिटेक्टिव अंदर जाकर आकाश से मिलता है और उसे मैरी मैथ्यू के बारे में पूछता है। बिना किसी देरी के आकाश कह देता है कि वो उसे नहीं पहचानता। डिटेक्टिव थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, सोच समझकर जवाब दीजिए। आकाश फिर कहता है, अगर वह मेरी पेशेंट होती तो शायद मैं उसे पहचानता। अगर वो हॉस्पिटल से है तो हो सकता है मैं उसे पहचान लूं, लेकिन अगर हॉस्पिटल से बाहर की है तो मैं उसे नहीं जानता। इसके बाद आकाश जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे सर्जरी के लिए देर हो रही थी। डिटेक्टिव के ऑफिस में उसका असिस्टेंट सोनू उसे जानकारी देता है कि मैरी हर सुबह 9 बजे अपने एनजीओ जाती है। वहाँ वह 2 घंटे तक एक्सीडेंट विक्टिम्स को फिजियोथेरेपी देती है। फिर वे सभी एक साथ लंच करते हैं और टीवी देखते हैं। दोपहर 3:30 बजे वे योगा करते हैं, उसके बाद गेम्स खेलते हैं और फिर डिनर। रात 9 बजे मैरी वहाँ से निकलती है। डिटेक्टिव सोनू से छत का डिस्क्रिप्शन पूछता है और उसे समझ में आता है कि यह वही जगह है जो लाइट वाली दुकान के सामने की छत से दिखती थी, जहाँ से मैरी ने आदित्य और श्रुति को झूमर वाले हादसे के वक्त देखा था। डिटेक्टिव अपने बोर्ड पर लाइट वाली दुकान, सेमिनार और चर्च को जोड़कर एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। तभी सोनू पूछता है, लेकिन चर्च का क्या लेना देना है? ये सब तो मिक्सर वाले हादसे से शुरू हुआ था। डिटेक्टिव बताने लगता है, क्योंकि मिक्सर वाला हादसा क्रिसमस ईव पर हुआ था और उस वक्त सभी लोग चर्च में क्रिसमस मास की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैरी भी उस वक्त चर्च में थी।
मतलब जब भी श्रुति के घर में कोई हादसा हुआ मैरी वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर ही थी। अब हमें पता लगाना है कि मैरी का इन हादसों से क्या कनेक्शन है। इसके बाद डिटेक्टिव मैरी से मिलने उसके एनजीओ जाता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम उस सेमिनार में थी जहाँ पंखा वाला हादसा हुआ था? डॉक्टर आदित्य तो मर ही जाते। मैरी कहती है, हाँ मैं वहाँ गई थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसी हॉस्पिटल से जुड़े ताकि इन एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद हो सके। फिर वह अपनी डायरी निकालती है और दिखाती है कि वह ऐसे कई हॉस्पिटल के सेमिनार में जा चुकी है। डिटेक्टिव उसे पूछता है, क्या तुम चर्च भी जाती हो? मैरी जवाब देती है, हाँ मैं हर बुधवार को इन विक्टिम्स को लेकर चर्च में जाती हूँ जहाँ वो लोग प्रेयर्स करते हैं। डिटेक्टिव उससे सीधे पूछता है, क्या तुम डॉक्टर आदित्य और उसकी पत्नी श्रुति को जानती हो? मैरी सीधा जवाब देती है, नहीं मैं उन्हें नहीं जानती। डिटेक्टिव उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे कॉल करना। डिटेक्टिव अपने ऑफिस लौटता है और अपने असिस्टेंट सोनू से कहता है, डॉक्टर आदित्य और मैरी इन दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है, हमें कल से दोनों पर ही नजर रखनी होगी। अगले दिन डिटेक्टिव और सोनू दोनों पर नजर रखते हैं। तभी बीच रास्ते में डिटेक्टिव देखता है कि आदित्य और मैरी एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए रुकते हैं, फिर बिना कोई बात किए अपने अपने रास्ते चल देते हैं। डिटेक्टिव को अब और भी ज्यादा शक होने लगता है कि ये दोनों कुछ छिपा रहे हैं। अचानक मैरी, जो असल में अंजलि मल्होत्रा है, आदित्य की गाड़ी का दौड़ते हुए पीछा करने लगती है। वो पागलों की तरह दौड़ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद थक कर रुक जाती है। यह सब कुछ डिटेक्टिव छुपकर देख रहा था। फिर डिटेक्टिव हॉस्पिटल जाता है आदित्य से मिलने। काफी इंतजार के बाद आदित्य उसे मिलता है। आदित्य झूठ बोलता है कि वह एक पेशेंट से बात कर रहा था, लेकिन डिटेक्टिव को पता था कि वो अंदर सिगरेट पी रहा था, और वो भी उस लड़की के साथ जिसका नाम ईशा थापर है। आदित्य इस सवाल पर गुस्सा हो जाता है, मगर डिटेक्टिव शांत रहते हुए कहता है, मैं अपने काम में इतना परफेक्ट हूँ कि शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपने कहा कि आप मैरी को नहीं पहचानते। मुझे आपके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि आप छिपा क्या रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्लैकमेल या कुछ और? क्या आप अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहते हैं? आदित्य गुस्से में चिल्लाता है, मैं किसी मैरी को नहीं जानता। डिटेक्टिव उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हुए कहता है, अभी भी आपके चेहरे पर कोई फर्क नहीं है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे हो। फिर डिटेक्टिव उसे वो फोटो दिखाता है जिसमें आदित्य रास्ते में मैरी से टकराया था। आदित्य कहता है, लेकिन इसका नाम अंजलि मल्होत्रा है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी है और हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। अगर आपने सही से चेक किया होता तो ये बात पहले ही पता चल जाती। डिटेक्टिव वहाँ से जाने ही वाला था कि वो हॉस्पिटल के कमरे के बाहर ब्लिंक करती लाइट को देखता है, मगर उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। अपने ऑफिस पहुंचकर डिटेक्टिव अंजलि को सर्च करता है और उसे पता चलता है कि मैरी और अंजलि एक ही इंसान है। वो अंजलि मल्होत्रा के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट भी ढूंढता है, जिससे वह और भी हैरान हो जाता है। डिटेक्टिव खुद से सवाल करने लगता है, आखिर ये चक्कर क्या है? ये मैरी है कौन और क्यों वह अपना नाम बदल कर रह रही है? तभी वही बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है और डिटेक्टिव से कहता है, तुम सही सवाल पूछ रहे हो, यही सोच रहे हो ना कि ये दोनों लड़कियां एक ही है या अलग, और ये लड़की डॉक्टर के लिए आखिर खतरा कैसे बन गई? डिटेक्टिव उसे जाने को कहता है। तभी सोनू आकर बताता है कि मैरी आज अपने ग्रुप के साथ एक प्रोटेस्ट के लिए गई है। डिटेक्टिव तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इस बीच आदित्य जब अपने घर पहुँचता है तो सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ पाता है। वो घबरा जाता है और सीधे कमरे की तरफ भागता है जहाँ उसकी पत्नी श्रुति बंद कमरे से चीख रही थी। आदित्य दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। तभी दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है और आदित्य देखकर शॉक्ड रह जाता है कि श्रुति पजेस्ट हो चुकी है। श्रुति बालकनी से नीचे कूद जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वह वहाँ से भाग जाती है। घबराया हुआ आदित्य अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। उसी वक्त डिटेक्टिव भी आदित्य को देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब सस्पेंस गहरा हो गया है और डिटेक्टिव को समझना है कि आखिर श्रुति के साथ क्या हो रहा है और मैरी का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है। डिटेक्टिव भी आदित्य के पीछे पीछे जंगल की ओर भागता है। आदित्य देखता है कि श्रुति जंगल के रास्ते पर तेजी से दौड़ रही है, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वो भागते भागते हाईवे पर आ जाती है और तभी एक ट्रक पीछे से उसकी ओर आता दिखता है, मगर श्रुति अपनी जगह से हिलती भी नहीं। आखिरी पलों में डिटेक्टिव उसे खींचकर उसकी जान बचा लेता है। आदित्य श्रुति को लेकर कार में वापस जाने लगता है, लेकिन श्रुति किसी तरफ इशारा कर रही थी। डिटेक्टिव गौर करता है कि वो हॉस्पिटल की ओर इशारा कर रही थी। उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डिटेक्टिव भी हॉस्पिटल की ओर बढ़ता है और देखता है कि अंजलि वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि जब भी श्रुति के साथ कुछ अजीब होता है, मैरी आसपास जरूर होती है। घर पहुंचकर आदित्य बताने लगता है कि उसकी पत्नी को अक्सर दौरे पड़ते हैं और वह डिप्रेशन से जूझ रही है, इसी वजह से वे इस जगह पर शिफ्ट हुए थे। श्रुति की जांच करके डॉक्टर नीचे आती है और बताती है कि फिलहाल वह ठीक है, रेस्ट कर रही है। डॉक्टर यह भी बताती है कि श्रुति प्रेग्नेंट है, जिससे आदित्य चौंक जाता है। डिटेक्टिव देखता है कि आदित्य खुश नहीं था, लेकिन आदित्य बहाना बनाता है, इतना सब कुछ हुआ है इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ। डिटेक्टिव सोनू पर काफी नाराज होता है क्योंकि सोनू ने मैरी पर नजर नहीं रखी थी और आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसके बाद डिटेक्टिव अंजलि की कॉलेज फ्रेंड रिमल से मिलने जाता है। रिमल बताती है कि कॉलेज में अंजलि और वो बेस्ट फ्रेंड्स थे और अंजलि अर्जुन नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। रिमल बताती है 24 दिसंबर क्रिसमस ईव की रात
हम एक दोस्त की पार्टी में गए थे। मैं अपने बॉयफ्रेंड करण के पास चली गई थी और अंजलि अर्जुन को ढूंढने लगी। अंजलि ने अर्जुन को एक दूसरी लड़की के साथ देखा, जिससे उसका दिल टूट गया। वो पार्टी छोड़कर वापस अपनी गाड़ी में बैठी और ड्रिंक करने लगी। वह आखिरी बार मैंने अंजलि को देखा था। 2-3 दिन बाद कोई फोन कॉल या मैसेज नहीं आया, तो रिमल अंजलि के घर गई और पता चला कि अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद अंजलि लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई थी। रिमल कहती है वो बहुत अच्छी लड़की थी, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी और कभी बिगड़ेल नहीं थी, लेकिन उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था। डिटेक्टिव यह सुनकर वहाँ से निकलता है और सोनू को फोन करके बताता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाकर अंजलि के एक्सीडेंट की रिपोर्ट की कॉपी लेनी होगी। दूसरी ओर आदित्य घर पर श्रुति पर गुस्से में चिल्लाता है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? श्रुति बताती है, तुम्हारे बर्थडे की रात हम दोनों इंटीमेट हो गए थे। आदित्य गुस्से में कहता है, उस रात मैं नशे में था, मतलब तुमने मेरा फायदा उठाया। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? श्रुति इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और अचानक अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है। उसकी आवाज अचानक भयानक और डरावनी हो जाती है। जब वह पीछे मुड़ती है तो आदित्य को गले से पकड़ लेती है, जैसे वह किसी के वश में हो। आदित्य किसी तरह उसे बिस्तर से बांध देता है और उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी श्रुति पूरे बिस्तर को उठा देती है। यह दृश्य देखकर आदित्य बुरी तरह डर जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि श्रुति के साथ क्या हो रहा है और उसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। आदित्य हैरान रह जाता है जब श्रुति अचानक बिस्तर को उठाकर फेंक देती है और वो जोर से चिल्लाता है। तभी श्रुति अपने होश में लौट आती है और एकदम सामान्य हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी ओर सोनू अंजलि के एक्सीडेंट की रिपोर्ट पढ़कर डिटेक्टिव को बताता है कि पार्टी से निकलने के बाद अंजलि की गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था। ड्राइवर उसे पास वाले हॉस्पिटल में ले गया था और ये वही हॉस्पिटल था जहां आदित्य काम करता है। रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही लिखा था, लेकिन डिटेक्टिव को लग रहा था कि इस रिपोर्ट से कुछ पन्ने गायब हैं। डिटेक्टिव फिर अंजलि के पिता मिस्टर मल्होत्रा से मिलने जाता है। वो उनसे एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि रिकॉर्ड्स में ये नहीं लिखा था कि अंजलि ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जब डिटेक्टिव उनसे सच जानने की कोशिश करता है तो मिस्टर मल्होत्रा बताते हैं कि अंजलि की जान बच गई थी, लेकिन उसे फेशियल सर्जरी की जरूरत पड़ी, इसलिए उसे लॉस एंजलिस ले जाया गया था। वहाँ सर्जरी के बाद अंजलि ने फैसला किया कि वो वहीं रहेगी। डिटेक्टिव जानता था कि मिस्टर मल्होत्रा कुछ और छिपा रहे थे, इसलिए वह सीधे पूछता है, मुझे पता है कि अंजलि और मीरा अलग इंसान नहीं है, इसलिए कृपया झूठी कहानी मत बनाइए। इस पर मिस्टर मल्होत्रा असलियत बताते हैं। जब हम लॉस एंजलिस गए थे, वहाँ के टॉप सर्जन ने अंजलि को एक नया चेहरा दिया, लेकिन इंडिया लौटने के बाद अंजलि का बर्ताव बदलने लगा। वो अजीब बातें करती थी, बहकी बहकी सी लगती थी। इसके बाद उसने अपना जीवन एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करने में समर्पित कर दिया। डिटेक्टिव फिर उनसे पूछता है, जब अंजलि को हॉस्पिटल में लाया गया था, क्या उस केस को डॉक्टर आदित्य ने हैंडल किया था? मिस्टर मल्होत्रा हामी भरते हैं। डिटेक्टिव कहता है, तो फिर आपने ये सब बात छिपाई क्यों? इसके बाद डिटेक्टिव श्रुति से मिलने जाता है, जो घर पर अकेली पेंटिंग कर रही थी। डिटेक्टिव उसे मुबारकबाद देता है, क्योंकि उसके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ये पहली बार था जब उसने श्रुति को मुस्कुराते हुए देखा। श्रुति उससे पूछती है, क्या आपके कोई बच्चे हैं? डिटेक्टिव भावुक होते हुए कहता है, 4 साल पहले मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद हमने कोशिश करना छोड़ दिया। डिटेक्टिव फिर श्रुति से पूछता है, क्या आप अंजलि मल्होत्रा को जानती हैं? श्रुति कहती है, नहीं। डिटेक्टिव फिर पूछता है, आपने काम क्यों छोड़ दिया? आप भी तो डॉक्टर थी। श्रुति जवाब देती है, एक ही घर में 2 डॉक्टर हों तो घर बीमार हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ शिफ्ट होने का फैसला किया। डिटेक्टिव उसे बता देता है कि अंजलि और मीरा एक ही औरत हैं। तभी आदित्य आता है और डिटेक्टिव कहता है, हमें अंजलि और आदित्य को एक बार आमने सामने लाना होगा। इसके बाद वे सभी चर्च जाते हैं। आदित्य चर्च में बैठा होता है और अंजलि अपने ग्रुप के साथ प्रेयर करने वहाँ आती है। जब अंजलि जाने लगती है, अंजलि और आदित्य आमने सामने होते हैं, लेकिन अंजलि बिना कोई रिएक्शन दिए वहाँ से निकल जाती है। तभी अचानक अंजलि पजेस्ट हो जाती है और चर्च के अंदर वापस आकर आदित्य के सामने खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना हो गया था, जिससे सबको एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अंजलि अपने ताकत से आदित्य को हवा में उठाने लगती है, जिसे देखकर श्रुति चिल्लाती है। डिटेक्टिव तुरंत श्रुति का मुंह दबा देता है ताकि अंजलि ध्यान न दे, लेकिन श्रुति जोर से चिल्ला ही देती है। अंजलि गुस्से में आदित्य को वहीं जमीन पर गिरा देती है और जंगल की ओर भाग जाती है, जहां जाकर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। इस बीच श्रुति और आदित्य को चर्च में लगी पेंटिंग्स नजर आती हैं, जिनमें क्रॉस बना हुआ था। रात में डिटेक्टिव उसी रास्ते पर जाता है जहां अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था और वह समझने की कोशिश करता है कि उस रात क्या हुआ था। तभी वहाँ वही बूढ़ा आदमी मिलता है और पूछता है, अब तुम हॉस्पिटल जाने का सोच रहे हो, लेकिन यहाँ आकर ये भी सोचो कि इस जगह ने तुम्हें क्या तकलीफ दी है। तुमने इस केस के हर पहलू को देखा है, बस उस ट्रक ड्राइवर को छोड़कर। डिटेक्टिव को बात समझ में आती है और वह ट्रक ड्राइवर रमाकांत से मिलने जाता है, जिसकी ट्रक से अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। रमाकांत कहता है, उस हादसे के बाद मुझे कोई काम नहीं दे रहा, जबकि मैंने उस लड़की की जान बचाई थी। मैंने सबको बताया कि मैं पिया हुआ नहीं था, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। इसके बाद डिटेक्टिव हॉस्पिटल जाता है, जहां आदित्य घर लौट रहा था। आदित्य उससे बात नहीं करना चाहता और कहता है, आपका जो भी बिल बनेगा मुझे भेज दीजिए, लेकिन डिटेक्टिव सच्चाई जानना चाहता है।
वह आदित्य से पूछता है, उस रात असल में क्या हुआ था? अंजलि के शरीर पर 2 जानलेवा घाव थे, जबकि रिपोर्ट में बस फेशियल सर्जरी का जिक्र है। आपने क्या छुपाया है? मैं इस केस की सच्चाई सामने लाकर रहूंगा, चाहे इसमें रहूं या न रहूं, क्योंकि मैंने श्रुति से वादा किया है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। डिटेक्टिव हॉस्पिटल में रूम नंबर 11 को देखता है, जहां लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और हर जगह क्रॉस रखा हुआ था। फिर वह एक पुराने कपल के घर जाता है, जिन्हें देखकर वो चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि ये कपल अंजलि के असली माता पिता हैं। डिटेक्टिव तुरंत श्रुति को कॉल करता है और चेतावनी देता है कि वो हॉस्पिटल से दूर ही रहे। लेकिन श्रुति आदित्य के साथ हॉस्पिटल के नए विंग के उद्घाटन के लिए चली जाती है। रिबन काटने के लिए मिस्टर मल्होत्रा वहां पहुंचते हैं और सब ऊपर दिए जलाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब मल्होत्रा दिया जलाते हैं तो वह दिया बुझ जाता है और लाइट्स फिर से फ्लिकर होने लगती हैं। अचानक अंजलि वहां आती है, पूरी तरह से पजेस्ट होकर, और अपने पिता को हवा में उठाकर फेंक देती है। श्रुति घबराती है और आदित्य अंजलि से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मुझे छोड़ दो। लेकिन अंजलि आदित्य का गला पकड़ लेती है। फिर वह श्रुति के बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डिटेक्टिव उसे रोकते हुए कहता है, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। अंजलि डिटेक्टिव को दीवार की तरफ फेंक देती है। जब वह श्रुति को मारने वाली होती है, तभी डिटेक्टिव उसे अम्मू कहकर बुलाता है और रुकने के लिए कहता है। फिर वहाँ उस पुराने कपल को लाया जाता है, जो अंजलि के असली माता पिता हैं। उन्हें देखकर अंजलि रुक जाती है और श्रुति को छोड़ देती है। डिटेक्टिव सभी को बताता है कि अंजलि का असली नाम एमी मैथ्यू है। अब सच्चाई सामने आती है। डिटेक्टिव आदित्य से कहता है, अब तुम आगे की कहानी बताओगे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब आदित्य और श्रुति दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तब एक इमरजेंसी केस आया था अंजलि का। तभी मिस्टर मल्होत्रा भी वहां पहुंचते हैं और आदित्य से पूछते हैं, मेरी बेटी कैसी है? कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, जब आदित्य फ्लैशबैक में मिस्टर मल्होत्रा से कहता है कि उनकी बेटी अंजलि शायद नहीं बच पाएगी। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में कहते हैं, उसे किसी भी तरह बचाना ही होगा। आदित्य बताता है कि अंजलि का दिल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तभी श्रुति कहती है, एक रास्ता है, और रूम नंबर 11 की तरफ इशारा करती है। वह बताती है कि उस रूम में एक पेशेंट कोमा में है और उसका ब्लड ग्रुप अंजलि से मैच करता है। आदित्य इसे सुनकर चौंक जाता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। मगर श्रुति जवाब देती है, वो पेशेंट महीनों से कोमा में है, उसकी रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। आदित्य फिर कहता है, लेकिन वो कोमा से बाहर आ सकती है। इसके बावजूद श्रुति जाकर उस पेशेंट एमी का प्लग निकाल देती है, जिससे एमी की मौत हो जाती है। इस वजह से अंजलि का दिल ट्रांसप्लांट हो जाता है और वो बच जाती है। आदित्य और श्रुति के बीच इस फैसले को लेकर झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ एमी की आत्मा बेहद नाराज हो जाती है और सोचती है कि अब उसके मम्मी पापा की देखभाल कौन करेगा। अब यह साफ हो जाता है कि अंजलि एमी के दिल के कारण ही जिंदा बची थी और इसलिए कभी कभी एमी अंजलि के शरीर को पजेस कर लेती है। अंजलि का एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करने का जुनून भी एमी के दिल की वजह से ही था। एमी की मौत के बाद श्रुति और आदित्य के रिश्ते में दरार आ गई और वे लोग शिमला से आनंदवन शिफ्ट हो गए। श्रुति डिप्रेशन में चली गई थी और दवाइयाँ लेने लगी थी, लेकिन आदित्य को यह नहीं पता था कि अंजलि मैरी बनकर एमी की ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। डिटेक्टिव एनजीओ में मैरी से मिलने जाता है और देखता है कि वह हार्ट पेशेंट्स वाली दवाइयाँ ले रही थी। तब उसे शक होता है कि मैरी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और वो डोनर एमी थी। तब डिटेक्टिव को एमी की पूरी सच्चाई पता चलती है। डिटेक्टिव आदित्य, श्रुति और मिस्टर मल्होत्रा से कहता है, तुम लोगों ने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन उस लड़की एमी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी सच बाहर लाने में। अब तुम ही बताओ, क्या ये मर्डर नहीं है? तुम लोग डॉक्टर हो, अगर तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो तुम्हें जान लेने का हक किसने दिया? आखिरकार श्रुति, आदित्य और मिस्टर मल्होत्रा को एमी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी 6 महीने बाद की ओर बढ़ती है। श्रुति और आदित्य जेल में अपनी सजा काट रहे होते हैं और श्रुति अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उनका बच्चा उनसे ले लिया जाता है। डिटेक्टिव उस बच्चे को अपने घर ले आता है और उसकी पत्नी उस बच्चे की देखभाल करती है। एक दिन फिर से वही बूढ़ा आदमी डिटेक्टिव को नजर आता है। वह डिटेक्टिव से कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं फिर आ सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो कोई असली इंसान नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय शक्ति थी। फिल्म यहीं खत्म होती है, जहाँ डिटेक्टिव और उसकी पत्नी श्रुति के बच्चे को अपना मानकर खुशी खुशी साथ रहते हैं और उनका परिवार पूरा हो जाता है। यह थी अद्भुत फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने भक्षक नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।